Welcome everyone to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science most important points and question answers of नियोजित विकास की राजनीति। तो इस चैप्टर के हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर अप करने वाले हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं बट वो वाइवा के इंपॉर्टेंस रखते हैं और साथ में बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि जब वाइवा होने वाला है कई सारे बच्चों का शायद आज ही है वाइवा तो 16 तारीख को ही कुछ बच्चों का और कुछ बच्चों का होने वाला होगा। तो इसी तरीके से आज की क्लास मैंने इसलिए डिज़ाइन करी क्योंकि नियोजित विकास की राजनीति कई बच्चों के पास आया है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर क्या क्या इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, योजना आयोग, नीति आयोग, तो वो सब चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन सभी चीज़ों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जरिए और अपनी सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे अपने हिंदी नोट्स के साथ, हिंदी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पे क्या आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्रता के समय या शुरुआती सालों में विकास का क्या अभिप्राय है, यानी विकास का क्या मतलब है स्वतंत्रता के शुरुआती सालों के अंदर, तो उसका मतलब है सभी का समान रूप में विकास होना। अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ होना नहीं, शुरुआती सालों के अंदर यही था कि सभी का समान रूप के अंदर विकास होना चाहिए। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लिखिए। अब आप समझते तो हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती कैसी है, बट इसे बताया कैसे जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंदर पूंजीवादी या समाजवादी दोनों ही गुणों का समावेश हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। दैट्स इट। ये है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन, ये समझ लीजिए। तो ये हमारे कुछ 3 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से और भी आगे क्वेश्चन से आंसर रहने वाले हैं, तो सभी को कवर अप करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाइवा के लिए भी और साथ साथ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बस हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति बेसिकली फसलों की वृद्धि के लिए की गई थी कि फसलों के अंदर वृद्धि होनी चाहिए और वो भी खास तौर पर गेहूं की फसल में, यानी गेहूं की फसल पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। उस टॉपिक को हरित क्रांति बोला गया था। ठीक है। 1960 का खाद्य संकट किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकराल था? तो वो था बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीक कुरियर। ये काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट आपको याद रख लेना कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वर्गीक कुरियर, अगर इनकेस पूछ ले तो। ठीक है। पीसी महालनोबिस कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर केंद्रित थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी हमारी वो थी बेसिकली कृषि के उद्योगों के ऊपर, यानी कृषि के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पे निर्भर थे तो कृषि के ऊपर ठीक करना है। अब दूसरी पंचवर्षीय के ऊपर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आ गए, यानी हमें अपने देश की ग्रोथ करनी थी, अर्थव्यवस्था बढ़िया करनी थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बस ये हमें याद करना है स्टूडेंट। अब हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात आता है कि श्वेत क्रांति क्या थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति का मतलब यह है कि 1970 के अंदर एक कार्यक्रम के द्वारा क्या हुआ था, ग्रामीण सहकारी दूध उत्पादकों के उत्पादन और उनके उत्पादन का विपणन को राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर जोड़ा गया था, उसको श्वेत क्रांति बोला गया। इसका मतलब समझ गए। अभी हम पढ़कर आए हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या था कि उस सेक्टर हरित क्रांति के अंदर ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया था, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारी फसलें उगाई जाएं और खास तौर पर फसलों में गेहूं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये थी हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति दोनों हम समझ गए, मगर कभी कभार ये आ जाता है कि हरित क्रांति के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे और नेगेटिव इंपैक्ट क्या थे। तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो यही थे कि बेसिकली इसका जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा फायदा पहुंचा वो पहुंचा बड़े बड़े किसानों को, बड़े बड़े जमींदारों को। इसका फायदा बहुत कम झेला छोटे किसानों ने या गरीब किसानों ने। क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल मान लो किसी बड़े किसान के पास बहुत बड़ी जमीन है, उसने गेहूं ही उगा दिया उसके अंदर, तो क्या हुआ? उसका उत्पादन बढ़ा, उसे कमाई हुई, वो और ज्यादा मालदार हो गया। यहीं पर किसी के पास कम जमीन है तो वो उतनी क्रॉप्स नहीं उगा पाएगा गेहूं की या किसी भी और चीज की, तो उसे मुनाफा उतना भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है जिससे आप याद रख सको कि बड़ी जमीन यानी बड़ा मुनाफा, छोटी जमीन छोटा मुनाफा। ठीक है। इसी तरीके से हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और यहीं से हमारा नेगेटिव इंपैक्ट निकल जाता है, गरीब किसानों को फायदा ज्यादा
नहीं हुआ। तो ये थी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दोनों हम समझ गए। अब इसके बाद आ जाइए कि 1969 के अंदर केंद्रीय सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये आपको बता देना है कि 1969 के अंदर केंद्रीय सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी हम समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत ने किस देश से परित होकर लिया है, तो इसका आंसर है रूस या फिर सोवियत संघ। अब कभी कभार इसी क्वेश्चन का एक लॉन्ग क्वेश्चन के वे में आ जाता है, या फिर आपके वाइवा के टीचर आपसे थ्योरेटिकली पूछ ले कि आखिर बताइए कि हमने रूस से ही क्यों लिया, या फिर कोई नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए हमें फायदा क्या हुआ वो लेकर, तो आपको सिंपल बता देना है कि रूस से परित होकर पंचवर्षीय योजना का मॉडल सिर्फ भारत ने ही नहीं लिया, और भी कई सारे देशों ने लिया। वो क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि इतनी सारी परेशानियों के अंदर ग्रस्त होकर भी सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी उत्थान पर रख रखा था। संचार प्रणाली काफी उन्नति पर थी एक समय पर, और यहां तक कि उसका घरेलू सकल घरेलू उत्पाद भी इतना ज्यादा था कि उसके देश के अंदर सुई से लेकर एरोप्लेन तक उसके देश के अंदर ही बनता था, उन्हें इंपोर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहां तक हम समझे। तो इसीलिए ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो 5 साल पहले ही प्लानिंग बना लेता है कि मुझे अपना पैसा यहां खर्च करना है, इस सेक्टर में खर्च करना है, वहां से मुझे इतना उत्पादन लेना है, यहां से इतनी इनकम लेनी है। तो ओवरऑल वो पहले ही प्लान कर लेता है। और अगर आप बिजनेस स्टडी के यानी कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने मेरी वीडियो देखी हो बिजनेस स्टडी की, तो उसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्लानिंग में हमें यही बता रखा है कि प्लानिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन एंड प्लानिंग इज वे ऑफ सक्सेस, या प्लानिंग इज वे ऑफ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि अगर हम किसी भी काम की पहले से ही योजना बना लेते हैं तो उसको करने के अंदर हमें सफलता हासिल करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यही हमारा किसका था? सोवियत संघ का मॉडल था कि 5 साल पहले हमने तय कर लिया कि हमें क्या क्या करना है। तो ये सब चीजें देखने के बाद उसे इतनी सब चीजों में सफलता भी हासिल हुई। तो यही देखकर कई सारे देशों ने परित होकर उसका पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया, और उसमें से एक भारत था। तो इतना क्वेश्चन, इतना आंसर इनफ है, एग्जामिनर भी खुश, वाइवा के टीचर भी खुश, और आपकी शीट भी खुश। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए कि पंचवर्षीय योजना क्या है क्या नहीं है, सब चीज क्लियर हो गई। चलो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि लिख दीजिए और उसकी प्राथमिकता लिख दीजिए। देखिए अगर आप सारी भी अवधि ना याद करके जाएं तो आपको सिंपल 1 से लेकर 3 तक तो अवधि याद रखनी है कि पहली क्या हुआ था, दूसरे में क्या हुआ था, इनकी अवधियां क्या थी। ठीक है, पहली वाली बता देते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, पहली और दूसरी पूछते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा सारा जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे था? कृषि के सेक्टर पे था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा ध्यान थोड़ा केंद्रित हुआ और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आया। अब टीचर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर हमारा सारा ध्यान केंद्र एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही क्यों था? हम चाहते तो इंडस्ट्री सेक्टर पे आते, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा उठी थी। तो उनको जवाब आपको ये देना है कि पहले के समय के अंदर, यानी कि आजाद होने से पहले हमारे ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटेन के लोगों ने सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइट की थी चीजें वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने कमर्शियल क्रॉप पे और कैश क्रॉप पे बढ़ावा दिया था, अदर क्रॉप पे बढ़ावा नहीं दिया था। इन पे क्यों दिया था? क्योंकि उन्हें पैसा अर्न करना था। वो भारत को इंपोर्टर बनाना चाहते थे बजाय एक्सपोर्टर। तो भारत से वो रॉ मटेरियल खरीद कर अपने देश के अंदर जाते थे, फिनिश्ड गुड बनाते थे, और उन फिनिश्ड गुड्स को भारत में आकर ही महंगे दामों में बेचते थे। ये उनकी ट्रिक्स थी। तो इसी तरीके से भारत का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर दे आर टोटली डिस्ट्रॉयड, तो वो खराब हो चुका था। और हमारे देश की 75% जनता उस समय पर अनपढ़ थी, 75% जनता उस समय पे गांव देहात में रहती थी, और 75% जनता एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर थी। तो पहली प्राथमिकता हमने कृषि पर दी, क्योंकि हमें उसी को मजबूत करना था। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे पूरे लोग उसी से ही जुड़े हुए थे, इसलिए हमने पहला उस पर केस दिया। अब जब थोड़ी बहुत चीजें डेवलप्ड हो गई तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आया, यानी अब हम विकास करने के ऊपर बढ़े। कि विकास करने का मतलब सिर्फ यही नहीं सभी लोगों की समानता, इससे ऊपर भी बहुत कुछ है। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। ओवरऑल फिनिश, इतना आंसर इनफ है इस चीज के लिए। तो यहां तक सो होपफुली आप समझ गए होंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप नोट डाउन भी करते हुए चल रहे होंगे। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और बचे, उनको भी कवर अप कर लेते हैं और समझते हैं नई नई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, नई नई चीजों को, और किस तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है या प्रेजेंट करना है, वो सब चीजें हम समझते हुए चल रहे हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि भारत में
शिक्षा के ऊपर कब पंचवर्षीय योजना के अंदर इस मतलब क्षेत्र को लिया गया था? तो आपको बता देना है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शिक्षा के ऊपर विकास किया गया था, शिक्षा के ऊपर बात की गई थी, इस सेक्टर के अंदर अपना योगदान देने के लिए बात की गई थी। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। 3 लाइन बोल देना आप। फिर आता है भूमि सुधार का अर्थ बता दीजिए कि आखिर किस तरीके से हम भूमि सुधार कर सकते हैं। तो आपको बता देना है कि भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, इस तरीके से हम भूमि का सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए विकास का पश्चिमीकरण किस प्रकार भिन्न था? तो भौतिक प्रगति के साथ वैज्ञानिक तर्कबद्धि व आर्थिक सामाजिक न्याय पर भी जोर। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर लोग विकास का जो मतलब था वो पश्चिमी देशों को मानते थे, यानी उन जैसा बनना वो विकास कहलाता था। मगर भारत के पास और भी कई सारे टॉपिक्स थे, इस चीज़ को बदला गया। आज के समय में कोई ऐसा कुछ नहीं मानता, बट अल्टीमेटली आज पश्चिमी देश क्या है, ज़्यादा अमीर हैं दक्षिणी देशों से। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं कि केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? तो केरल मॉडल से हम ये समझ लेते हैं कि विकेंद्रीकृत नियोजन द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास, ये है केरल मॉडल। अब केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि तो टॉप अथॉरिटी जो होती है उसी के पास सारे नियोजन होते हैं, उसी के पास सारी प्लानिंग होती है, सभी चीज उसके पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं यानी प्लानिंग है, जितने भी कार्य हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी डिवाइड करना, यानी कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो राज्य सरकार के द्वारा भी अपने काम को करवाना, ये विकेंद्रीकृत नियोजन के समक्ष में थी, पक्ष में थी, और यही केरल मॉडल था हमारा। अब आ जाइए, उड़ीसा के ग्रामीण लोग विरोध पर क्यों उतर आए थे, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, उन्हें अपने जीवन व आजीविका पर होने वाले विकास को मंजूर नहीं करना था और ये उनके लिए विस्थापन जैसा था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, वामपंथी व दक्षिणपंथी से आपका क्या तात्पर्य है? और ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया ही था। तो वामपंथी व दक्षिणपंथी से हमारा ये तात्पर्य है कि वामपंथी ये उन लोगों की तरफ संकेत किया जा रहा है जो कि गरीब सामाजिक समूह या पिछड़े वर्गों के साथ में है, और सरकार की हर एक नीति जो कि उन पिछड़े वर्गों, सामाजिक समूहों कर विकास या फिर उनको फायदा पहुंचाए, उनका समर्थन देते हैं। तो वामपंथी समाजवादी व्यवस्था, दक्षिणपंथी पूंजीवादी व्यवस्था से याद कर लीजिए कि दक्षिणपंथी मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इनका मानना है, और साथ में सरकार के गैर हस्तक्षेप के भी विरोध में रहते हैं। ठीक है, दक्षिणपंथी हम समझ गए, वामपंथी भी हम समझ गए। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि प्री बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उसमें बच्चे इसका उल्टा लेके आए थे, यानी दक्षिणपंथी में क्या लिखवाए थे, समाजवादी, और समाजवादी को लिखवाए थे वामपंथी में, तो उल्टा सीधा हो गया था थोड़ा सा। तो आपको याद रखना, वामपंथी समाजवादी, दक्षिणपंथी पूंजीवादी। तो यहाँ तक हम क्लियर हो। चलिए स्टूडेंट, फाइनली अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसके अंदर क्या बता रखा है कि 1960 के दशक में कृषि की दशा बदतर क्यों हो गई और ज्यादा? तो आपको बता देना है, सूखा व अकाल के कारण 1960 के अंदर कृषि की दशा और भी ज्यादा बदतर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए कि भारत में कृषि सुधार लाने के लिए क्या क्या उपाय लाए गए थे। तो पहला तो भूमि सुधार था। भूमि सुधार यानी कि क्या, भूमि के स्वामित्व का पुनः वितरण, अभी हम पढ़ के आए ना, वो किया गया। सेकंड वन इज उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, या फिर आप इसे याद कर सकते हैं कि HYV सीड्स का यूज किया गया, HYV सीड्स का, जिसके अंदर अगर हमारा उत्पादन, मान लीजिए एक बीज लगाकर हमें 2 फल मिल रहे हैं, तो इस बीज को लगाने के बाद हमें 4 फल मिलेंगे। तो इससे अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई बीजों का प्रयोग किया गया, सीड्स का प्रयोग किया गया, जो कि हमने अलग अलग देशों से ली थी। नेक्स्ट, सिंचाई की व्यवस्था में हमने सुधार किया। तो इस तरीके से ये हमारे कृषि सुधार के कुछ उपाय हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बॉम्बे प्लान पर प्रकाश डालिए। तो बॉम्बे प्लान क्या है? ये बेसिकली उद्योगपतियों का एक ग्रुप, इन्होंने सरकार को प्रस्ताव रखा था कि सरकार निवेश के क्षेत्रों में बड़ा कदम उठाए। ठीक है, ये था हमारा बॉम्बे प्लान। तो उद्योगपतियों का संयुक्त प्रस्ताव की सरकार निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए। इसी के साथ आपके इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे वो मैंने क्वेश्चन आंसर्स के जरिए आपको बता दिए। कुछ आपसे ये पूछ सकते हैं कि योजना आयोग में और नीति आयोग में डिफरेंस बता दीजिए। तो आपको बता देना है कि योजना आयोग को नीति आयोग में रिप्लेस इसलिए कर दिया गया था क्योंकि योजना आयोग का कार्य था योजना तैयार करना और सब कुछ मतलब ऐसे दिखाना कि हाँ, इस क्षेत्र को इतनी जगह इतनी पैसों की नीड है, या फिर इस क्षेत्र में डेवलप होने की नीड है, या इससे इतनी इनकम आ सकती है। तो एक रिपोर्ट तैयार करना। अब वो रिपोर्ट मंत्रिमंडल के पास जाती थी। अब इस रिपोर्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी योजना आयोग जो है ये कोई संविधान से जुड़ी हुई चीज नहीं है, यानी संविधान से इसको कोई स्वामित्व भी नहीं मिली हुई, कोई अधिकार नहीं मिला हुआ। ये अपने आप
में एक बड़े बड़े नेताओं का एक समूह है कि हाँ हमें डेवलप्ड ऐसे होना है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करते थे ये कहाँ भेज देते थे? मंत्रिमंडल को। तो मंत्रिमंडल का अगर मन होता था तो वो उस पर विचार करते थे, अदरवाइज नहीं करते थे। तो इसीलिए अब नीति आयोग का मतलब ये है कि नीति आयोग जो भी रिपोर्ट भेजेगा उस पर मंत्रिमंडल उदारू है कि वो क्या करे, उस पर विकास करे, उस पर विचार करे, उस पर कार्य करे। तो ये डिफरेंस है हमारा सिंपल कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या है। तो होपफुली आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने आपको बताए हैं जो कि नियोजित विकास की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने बता दी। बॉम्बे प्लान, वामपंथी, दक्षिणपंथी, बस जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखनी है बेसिकली तारीख है कि तारीख क्या क्या चीज़ें थी, कि हमारे शिक्षा के ऊपर बात कब की गई थी और उद्योगों के ऊपर बात कब की गई थी और कृषि के ऊपर बात कब की थी किस किस पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारी 1951 से 1956 तक, जिसके अंदर कृषि पर विकास था हमारा। दूसरी हुई थी 56 से 61 में, जिसके अंदर औद्योगिक विकास था। और तीसरी हुई थी हमारी 1961 से 66 में, जिसमें खदान, आत्मनिर्भरता और बेरोजगारी उन्मूलन पर विकास हमने किया था। तो सिंपल सब चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आपको माइंड फ्री होकर एक बार रिव्यू कर लेना है सभी चीज़ों को। नोट्स नहीं बनाए तो आप एक बार वीडियो दोबारा स्टार्ट करके बना सकते हैं इजीली। फिर भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ आ रही हो, कोई टॉपिक में, चैप्टर में, किसी भी चीज़ के अंदर कोई डाउट हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाने के बाद आपको ज़रूर क्लियर करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने इसी तरीके से अपनी सीरीज़ को, क्योंकि अब तक हम जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जो जो इंपॉर्टेंस मुझे लगे, मैंने उन इंपॉर्टेंट चैप्टर के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे बचे हैं। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को। थैंक यू।